इंडक्टर में 0, कैपेसिटर में 0, और लास्ट एवरेज पावर इन LCR या इंडक्टिव सर्किट। तो LCR के अंदर देखो क्या होगा। LCR के अंदर सबसे पहले E इज इक्वल टू इक्वेशन बनाना सीखो। इक्वेशन कैसे बनेगी, इस इक्वेशन में जैसे ये आपके पास VR है, ये करंट है, ये आपके पास क्या है VL है, एंड दिस इज VC। ठीक है यहां तक। अगर आपको याद हो कि हम इसमें वो LCR का डायग्राम बनाते थे, तो ये क्या आता था VL माइनस VC। ये आपके पास क्या है नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज का एंगल क्या था फाई। तो हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी कि वोल्टेज करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ फाई। ठीक, बाय एन एंगल ऑफ फाई, यही था रूल। अब इसके बेस पे या करंट पीछे है, एक ही बात है। तो अगर मैं ईएमएफ की इक्वेशन लिखता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन करंट पीछे है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये ईएमएफ है और ये करंट है। रूल वही है, डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब एक चीज देख लो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फिर से वही बात, एक फॉर्मूला है मैथ्स का, साइन ऑफ ए माइनस बी विच कैन बी रिटर्न एज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको ओपन करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये देखो ये टर्म आपके पास आ गई। तो यहां साइन ओमेगा टी बाहर है, इसको आपने ओपन कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट एक रूल और ध्यान से देख लो इसमें, ये सेम स्टेप है। इस साइन ओमेगा टी को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाके ओपन कर रहा हूं। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी विल गिव साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये तीन टर्म्स आ गई आपके पास। और हमने एवरेज पावर के लिए इन्हें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में टाइम की इंटीग्रेशन है, फाइव वाली टर्म्स कांस्टेंट है तो cos फाइव बाहर आ गया, इधर से साइन फाइव बाहर आ गया। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीधा लिखनी है, अभी करवाई थी t बाई टू, एरो डाल के t बाई टू लिख लो। इसकी इंटीग्रेशन अभी करवाई थी मैंने, वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो सीधा आंसर क्या आता है जीरो। करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही जीरो। ये जीरो हो गया और ये t बाई टू, कुछ नहीं करना इसमें। तो आप चेक कर सकते हो, यहां पर आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, t बाई टू, टी नीचे आ गया, टोटल वर्क डन, टोटल टाइम, एवरेज पावर, 2 को ब्रेक कर लिया, ई आर एम एस आई आर एम एस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, जो तो मेंस में है, मेंस में 30 में से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है एलसीआर के ऊपर या इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जो नीट में है 2 से 3 तक भी क्वेश्चन एसी को टच कर जाता है, ईएमआई एसी मिला के 5 तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑब्जेक्टिव शीट्स में नेक्स्ट टाइम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा ये एनसीईआरटी का एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे जो अगले 12-13 दिन है वो सिर्फ ईएम वेव्स अगली बार जरूर खत्म करूंगा। ईएम वेव एनसीईआरटी का 45 मिनट्स का है और ईएम वेव विद कंपटीशन ही करना है, क्योंकि मेंस और नीट में दोनों में ईएम वेव के ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो अब मतलब हमारा कोर्स एनसीईआरटी का तो अगली क्लास में खत्म है। अब ईएम वेव्स का विद कंपटीशन ही स्टार्ट हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव साथ चलेंगे, फिर वापस एसी पे आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव शीट स्टार्ट हो जाएगी एसी की, फिर वापस आएंगे ईएमआई पे, फिर अब ऑब्जेक्टिव। तो अगला जो एक हफ्ता या 10 दिन चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव पे ही चलने वाले हैं। तो मतलब 3 यूनिट्स इकट्ठे अब पैरेलल, अब ओनली ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो जिनके स्कूल के एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और इन दी मेन टाइम इसकी फिर रिवीजन भी होगी और प्रैक्टिस होगा। राइट, तो आज इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और एंड में इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे आज हम कॉन्सेप्चुअल्स की। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक, अब एक चीज और देखो, एवरेज पावर की ये वैल्यू है, ठीक हो गया। फाई का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस, दैट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये फेज डिफरेंस है। ठीक, ओनली रजिस्टर में फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या होता है, जीरो। तो अगर ओनली रजिस्टर का केस आएगा, फाई को जीरो पुट करो, देखो आंसर आ गया ईवीआईवी। इंडक्टर में फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई बाई टू। कैपेसिटर में क्या होता है, पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। आंसर क्या आएगा एवरेज का, स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें।
ठीक। अब इसके बाद एक और मेथड मैंने लिखा एनसीईआरटी। देखो मैं ऐसा समझता हूँ कि, और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, मतलब आपको मैं ऐसे कई क्वेश्चन दिखा सकता हूँ और कई कॉन्सेप्ट दिखा सकता हूँ जो कंपटीशन के अंदर स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स उठा के डाली हुई हैं। मतलब आपको जैसा भी लगता हो मुझे पता नहीं, पर मेरा एक्सपीरियंस है, 2-4 प्रॉब्लम तो आती ही हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेस को बहुत क्लियर करना चाहिए। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ, हालांकि मैंने एवरेज पावर करनी सिखा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एनसीईआरटी की बुक जब रेफर कर रहा था तो मैंने उनका मेथड भी देखा कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि स्टेप्स ना कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। जो मैंने सॉल्व किया अपने हाथ से इंटीग्रेशन ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैंने कहा चलो देखें जरा वो भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने इनको देखा तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर आपने भी अब एलसीआर तो पढ़ ही लिया, वो लोग ये बोलते हैं कि वोल्टेज इज वी एम साइन ओमेगा टी। चलो समझ में आता है, वो वी नॉट नहीं लिखते, वी मैक्सिमम लिखते हैं, एक ही बात है, इतनी अप्लाई की। करंट की इक्वेशन क्या लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पर मैंने अपनी डेरिवेशन में क्या करवाई, माइनस फाइव। ऐसे कैसे, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मैं कह रहा था कि करंट पीछे है, ये कह रहे हैं करंट आगे है, आंसर भी सही आएगा। देखो सोचने वाली बात है, उल्टा कैसे चल पड़ा। यानी अगर ये ऐसे चलते हैं, कल को मैं एचसी उठाऊंगा वो पता नहीं क्या करना शुरू कर देगा, कल को मैं कोई और ऑब्जेक्टिव उठाऊंगा वो अपनी मर्जी। ये कोई कॉन्सेप्ट तो डेवलप होना चाहिए ना, रट्टा थोड़ा चलेगा, हमेशा माइनस ही होगा, कुछ तो लॉजिक है ही ना। तो क्या लॉजिक लगाया इन्होंने, बिल्कुल सही। हमने क्या माना था, हमने ये माना कि वी एल बड़ा था और वी सी छोटा था। तो हमने अपना पैरेललोग्राम कैसे बनाया था, ये वी एल माइनस वी सी, और ये क्या है, फाइव, राइट। और हमने कहा था वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, इसलिए करंट में माइनस फाइव लगाया था। ये क्या मानते हैं कि ये वी एल है, ये वी सी है, ये वी आर है और ये आई है। ये मानते हैं कि मान लो वी सी ग्रेटर देन, कुछ जबरदस्ती थोड़ा ना कि वी एल बड़ा होगा, वो कहते हैं वी सी भी बड़ा हो सकता है। तो पैरेललोग्राम कहां बनेगा, नीचे। तो नेट वोल्टेज कहां बनेगी, नीचे। तो यानी कि अब करंट आगे हो गया, वोल्टेज पीछे होगी। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट में प्लस फाइव। और मजे की बात देखो, आप प्लस लगाओ आप माइनस लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एवरेज पावर को v इंटू आई मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। फिर ये कहते हैं कि बच्चा इतना मैथ तो सीख ही लेगा, मेडिकल का होगा तो होगा, नॉन मेडिकल का अपने आप करता रहेगा। तो ये सीधा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, स्टेप कोई नहीं है, सीधा कॉस में कन्वर्ट कर डाला इन्होंने उठा के। अब पढ़ लो एनसीईआरटी। फिर कहते हैं आसान होती है ना एनसीईआरटी तो, ठीक। तो ये सीधा स्टेप जो हमने वो किया, सब उड़ा दिया उन्होंने और सीधा लिख दिया। और फिर आगे इंटीग्रेशन कभी नहीं किया। कहते हैं कि अगर इसे इंटीग्रेट कर दें तो करना क्या है, कॉस फंक्शन तो हमेशा आंसर 0 देगा, तो 0 हो गया, बचा, कहते हैं आंसर आ गया, डन हो गया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 लाइन में उन्होंने काम को खत्म भी किया। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कंपटीशन में एवरेज पावर के ऊपर और पावर फैक्टर के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे, जो आज मैं करवाने वाला हूं, ध्यान से। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो चीजें ना बहुत क्लियर दिखनी चाहिए, तभी कोई क्वेश्चन जब पूछता है ना तो क्लियर दिखेगा, तो ही अटेम्प्ट हो पाएगा। याद करने से कुछ नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं सक्सेस का, हर एंगल से चीज को सोचना आना चाहिए। ठीक, चलो ये जरूरत नहीं हमें करने की, पर वैसे मैंने बता दिया। पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सीख लो फॉर्मूला पावर फैक्टर का होता क्या है। पावर फैक्टर